नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो कि 2026 जो कि मई लास्ट वीक जो प्रोबेबली जून के अंदर ये परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। क्योंकि जून में परीक्षा है तो अप्रैल और मई हमारे पास में 2 महीने का समय बचा है। जल्दी इसका शेड्यूल जारी हो जाएगा तो आपके पास में अभी 60 दिन का टाइम बचा हुआ है और ठीक ठाक सीट है इस बार। तो कई सारे स्टूडेंट का एक सलाह थी, मेरे को एक सलाह तो क्या कह सकते, आग्रह था कि सर लास्ट 2 महीने में कैसे किस तरह से मैनेज करें, जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक तरीके से हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो कुछ छोटा सा सेशन आप इस पे डाल दीजिए ताकि हमें एक प्रॉपर गाइड मिल सके। तो मैं आज बात करूंगा इस सेशन में कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंदर हम लास्ट के 2 महीने में किन किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें ताकि हम सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। देखो होता यूँ है कि अ, जो बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन में है या जो अच्छे दावेदार है, बहुत अच्छी तैयारी का सेंस ये होता है जिससे दोनों पेपर का सिलेबस ठीक-ठीक पढ़ा हुआ है। तो उन बच्चों को अगर थोड़ा-सा ठीक दिशा मिल जाए, तो वो इन हो जाते हैं। अगर थोड़ा-सा वो गलत कोई डिसीज़न होता है, तो बाहर भी हो जाते हैं। हालाँकि जिनके बीच में बहुत गैप है अभी भी कट ऑफ के बीच में और इनके बीच में, मतलब जिन्होंने सीरियसली नहीं पढ़ा है फर्स्ट ग्रेड को लेके, तो ये वीडियो उनके तो काम का नहीं है। ये वीडियो उनके काम का है जो सीरियसली फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो छोटी-सी सलाह भी कई बार चयन में ज़िम्मेदार बन जाती है। मैं बात को शुरू करूँगा, 2 बिंदुओं पर बात चलेगी। पहला पॉइंट ये रहेगा कि कुछ सामान्य बातों पे हम विचार-विमर्श करेंगे। कुछ सामान्य बातें, जो हमें विशेष तौर पे ध्यान रखनी ही है। कॉमन, उसके बाद में मैं फर्स्ट पेपर पे बात करूँगा कि उसका 40% कैसे कवर करना है। उसके बाद में सेकंड पेपर पे बात करूँगा, स्पेशली इतिहास के लिए। और जैसे ही वो सेकंड पेपर के इतिहास की बात आएगी, तो मैं आपको बता दूँगा, उसके बाद केवल इतिहास के स्टूडेंट ही वीडियो देखें और मैं कोशिश करूँगा कि इतिहास ही क्यों, सभी बच्चों के लिए साथ में बात कर लूँगा। पहली बात, सबसे पहली चीज़ अब आपको जो ध्यान रखनी है, वो इस समय ये ध्यान रखनी है कि मार्केटिंग से बचना है इस समय। मार्केटिंग का क्या सेंस है यहाँ पर? यहाँ पे मार्केटिंग का सीधा मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स से बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम के चैनल होंगे, व्हाट्सएप के चैनल होंगे, बहुत सारे ग्रुप बने हुए होंगे। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तय बात है। ये परीक्षा का टाइम है और ऐसे समय अगर आप इस प्रकार की विभिन्न बहसें चलती रहती हैं, कोई कहेगा कि एग्ज़ाम इस समय नहीं होगा, इस पे भी बहस चलनी शुरू हो जाती है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हमारे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो कृपया करके ऐसे सभी चैनल को आप आज ही हटा दें। क्यों? क्योंकि देखो लोग निठल्ले खूब बैठे हैं, जिनके पास में कोई काम नहीं है। कई चयनित लोग हैं, तो उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, उनको यही काम करना है। तो जो संघर्षशील साथी हैं, जिन्हें हम सामान्यतः बेरोज़गार साथी बोल देते हैं, इनको ऐसे सभी ग्रुप सेलेक्ट करके आज ही वो लीव कर लेने चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपके लिए चयन का एक अच्छा दिशा में एक अच्छा कदम माना जाएगा। आज चेक करना टेलीग्राम के वो सारे चैनल जो फालतू बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आप ये पूछना खुद से कि क्या इस चैनल से, इस ग्रुप से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है, तो आप समय रहते-रहते आप इसको छोड़ दो, क्योंकि उन ग्रुप्स में क्या होता है, आपका टाइम बर्बाद होता है, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, भटकाया जाता है। आप कोई भी व्यक्ति भटकना नहीं चाहता, लेकिन सफल लोगों से ऐसी बातें सुन के व्यक्ति भटक जाता है। जनरली क्या है कि ग्रुप्स उन लोगों ने बना रखे हैं और एक ग्रुप में 200 लोग हैं, तो जिसमें 30-40 सफल लोग होते हैं, 200 के उसमें है वो संघर्षशील साथी होते हैं। अब जो सफल लोग हैं उनके पास और कोई काम तो है नहीं। फिर वो पूरे दिन बैठे-बैठे यही काम करते हैं और आप लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर आप वाले उसमें शामिल हो जाते हैं, ऐसे पूरे दिन समय खराब होता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि मैं भी कई सारे ग्रुप्स में था पहले। अब भी जब भी ऐसी कोई बात किसी ग्रुप में होता है और ऐसी कोई बात चल रही होती है तो मैं जस्ट लेफ्ट कर देता हूँ उसको, क्यों फालतू समय खराब करना। तो इस प्रकार की जो मार्केटिंग की जो दुनिया है,
ये जो सोशल मीडिया के अंदर इस प्रकार के जो ऐप है, ये जो सोशल मीडिया के आपके एप्लीकेशंस वगैरह है, इनको आप लीव कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम बर्बाद करेंगे। बात मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो आपकी इच्छा। अब जैसे यूट्यूब भी है, यूट्यूब में भी ऐसे चैनल जो फालतू ऐसे अफ़वाह फैलाने का काम करते हैं, उनको नॉट इंटरेस्टेड कर दो, तो वो आपको कभी दिखेंगे नहीं। और आप मैं ये नहीं कहता हूँ आप सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दीजिए, वो होगा नहीं आपसे। अगर होता है तो और भी अच्छी बात है, फिर भी नहीं होता है तो कम से कम उसमें वही चीज़ें रखिए, जो आपके सामने भी कोई अगर आए तो वो ढंग की बात आए, जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको प्रमोट कर सके, जो आपको प्रोत्साहित कर सके, ना कि आपको हतोत्साहित करे या ना कि आपका ध्यान भटकाए। तो इस समय 2 महीने में एटलीस्ट इस स्थिति से आप दूर रहना। अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर आप ये सब इतना एक काम कर लेते हैं ना, तो 2 से 3 घंटे डेली आपके बढ़ जाएँगे क्योंकि 2-3 घंटे आप इनके इसमें जाते ही जाते हैं। तो एक तो काम ये कर लो, बाकी तो छोड़ो सारी बातें। दूसरी बात आपको इस समय क्या करनी है, दोनों पेपर को संतुलित टाइम देना है। संतुलित टाइम देने का क्या मतलब है, कई बार क्या करते हैं हम केवल अ, कोई केवल फर्स्ट पेपर को देता है, कोई केवल सेकंड पेपर को देता है। ऐसा नहीं है, इस समय बैलेंस टाइम दीजिए। बैलेंस का क्या सेंस है? बैलेंस का मतलब ये कि अगर आपका फर्स्ट पेपर बेहद अच्छा, तो आप थोड़ा सेकंड पेपर को 1 आधा घंटा एक्स्ट्रा दीजिए। अगर आपको लगता है आपका सेकंड बड़ा शानदार है, फर्स्ट कमज़ोर है, तो थोड़ा फर्स्ट को एक्स्ट्रा दे दीजिए। लेकिन दोनों पेपर को आपको समय देना है। और आपको लगता है कि दोनों एक जैसे ही है, तो दोनों को बराबर टाइम दे दो। जैसे मान लो आप 8-10 घंटे पढ़ते हैं, तो एक स्लॉट आप जैसे फर्स्ट पेपर मॉर्निंग में रख लिया, तो एक स्लॉट मॉर्निंग में ले लो, एक स्लॉट इवनिंग का आप सेकंड पेपर को दे दो और बीच में प्रैक्टिस वगैरह चलते रहने दो। तो इस तरह से चलिए। अभी इस समय आप एक से अधिक भाग पढ़िए साथ में। जैसे फर्स्ट पेपर में आपको पता है पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, बहुत सारे सेगमेंट हैं। तो 2-3 पार्ट आप फर्स्ट पेपर के पढ़ लीजिए। सेकंड पेपर में भी आप 2-3 पोर्शन साथ में लेके चलिए। जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो तो फिर कोई मिडाइवल और वर्ल्ड ले लिया, जैसे आपको ठीक लगे, उस हिसाब से आप साथ में लेके चलिए। दोनों पेपर को आप टाइम दीजिए। अगर आप दोनों पेपर्स को टाइम नहीं देते हैं, तो 40% का क्राइटेरिया इस बार आपने देखा कई बच्चे हैं वो सेकंड पेपर में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी पहले पेपर में फेल हो गए। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि दोनों पेपर्स को आप संतुलित टाइम दो। तीसरी कॉमन बात आपको क्या ध्यान रखनी है इस समय? इस समय आपको ध्यान रखनी है रिवीजन और प्रैक्टिस। मोर एंड मोर रिवीजन और मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप जितना अधिक इस समय रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर आपने सिलेबस पूरे कर लिए हैं, तो आप 1-2 बार रिवीजन कर लो इन 2 महीनों में। डेली रूटीन में आप 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस को दे दो। रूटीन बना लो आप। और ये प्रैक्टिस आप पीवाईक्यूज वगैरह से किसी से भी कर सकते हैं और जनरली पीवाईक्यू से प्रैक्टिस सबसे अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो इस समय ये करिए। अगर आपका कोर्स पूरा ही नहीं हुआ, इस समय आप संघर्ष ही कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप एक बार बढ़िया कोर्स पूरा कर लो और कुछ पोर्शन जैसे कन्फ्यूजिंग पोर्शन है, उनका थोड़ा रिवीजन कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे। तो इस समय रिवीजन और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और कई बच्चे पूछते हैं कि सर रिवीजन अधिक करें कि प्रैक्टिस अधिक करें? तो मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों ही करने हैं इस समय। हाँ, ठीक है, थोड़ा-सा रिवीजन को टाइम अधिक दें और प्रैक्टिस जैसे 5-6 घंटे रिवीजन कर रहे हैं, तो 1-2 घंटे प्रैक्टिस भी करें। तो अनुपातिक रूप में साथ-साथ में रखें ताकि ये प्रैक्टिस से बेसिकली रिवीजन ही होता है। जैसे आपने 20 प्रश्न किए, तो 20 प्रश्न आप सीधी बात है कि कई सारे टॉपिक को टच करेंगे। तो 20 प्रश्न करोगे तो 20 इश्यूज़ आपके रिवीजन हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बारंबार करने की कोशिश करिए, जिससे क्या होगा आपकी मार्कशीट और बढ़िया बनेगी। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना, इस समय कुछ भी नया सामग्री आपको मार्केट में नहीं लानी है। 2 महीने रहे हैं तो आप कुछ पढ़ भी नहीं पाएँगे। जो भी सामग्री आपके पास है और मैं तो ये मानता हूँ कि नई सामग्री लाने का जो सही समय होता है, वो परीक्षा से 1 डेढ़ साल पहले होता है। उस समय आप लाके उसको 2-3 बार पढ़ सकते हो क्योंकि जब तक किसी सामग्री को हम 3 बार, 4 बार नहीं पढ़ते हैं, तब तक वो इतना अच्छा फ्रूट नहीं दे पाती। क्योंकि 2 बार ढंग से या 1-2 बार ढंग से पढ़ने से 50-60% तक हमारा काम होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इस समय आप नई सामग्री से बचना। हाँ, नई सामग्री के रूप में आप केवल एक करंट अफ़ेयर्स ला सकते हैं, जो कि आपके लिए इस समय ज़रूरी भी है। 10 प्रश्न आते हैं करंट अफ़ेयर्स से। इस समय करंट अफ़ेयर्स जो पूछा जाएगा, वो आपको कोशिश करनी है जनवरी से लेकर और 15 अप्रैल।
इतना करंट अफेयर ये जो 3 साढ़े 3 महीने का करंट अफेयर्स है आपके फर्स्ट ग्रेड में, नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, राजस्थान भी है, ये तीनों पढ़ लेना। मैं आपकी इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ, मैंने इन तीनों की कक्षाएं जो है वो कंटिन्यूअसली मैं यूट्यूब पे ले रहा हूँ, वहाँ भी पढ़ सकते हो। मैंने इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर रखी है, वहाँ पे भी देख सकते हो। और साथ में मैं 15 अप्रैल से पहले ही एक विशेषांक अपना जारी कर दूंगा, मार्केट में आ जाएगा, जिसकी सूचना अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपूत नाम से जो है उसमें मैं एक ग्रुप पे सूचना भी दे दूंगा। ये विशेषांक स्पेशली फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के लिए रहेगा करंट का, जैसा कि हर बार मैं करता हूँ। वो आप पढ़ सकते हो, 1 डेढ़ महीना रहेगा तो आप इजीली इसको एक डेढ़ डेढ़ घंटा टाइम देंगे तो आसाम से पढ़ सकते हो। अगर हाँ, अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे, नोट्स बनाते आ रहे, तब भी ये पढ़ लेना, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा उस बहाने। तो कुल मिला के करंट अफेयर्स की आप नहीं ला सकते, क्योंकि वो तो क्या है कि हर महीने लानी पड़ती है। बाकी किसी भी पोर्शन के लिए इस समय नया कंटेंट ला के उसमें आपको फंसना में एक प्रकार से मूर्खता हो जाएगी। इसके अलावा ये जो बिंदु आता है कि भाई आपकी सीट वगैरह जो है वो कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार सीट काफ़ी पर्याप्त सीट है। और इस बार अभी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आए, आपने देखे होंगे, कट ऑफ देख रहे होंगे आप, इतनी अधिक कट ऑफ नहीं जाती है, क्योंकि जब पेपर टफ आएंगे तो निश्चित तौर पे उसकी कट ऑफ नीचे चली जाती है। अगर पेपर सिंपल आते हैं तो कट ऑफ ऊपर भी चली जाती है। अब ये तय बात है, इस बार पेपर जो है वो आरपीएससी ट्रेंड चेंज है, तो थोड़े पेपर एनालिटिकल आते हैं जहाँ पे आपकी कंप्लीटली चीज़ें चेक की जाती हैं, तो पेपर टफ ही आएंगे निश्चित तौर पे। तो आप है वो सीट कम को लेके दिमाग में ना लाए, आप सिर्फ इतना लाए कि आप अपने को बेस्ट देना है। आप एक ही चीज माइंड सेट करें कि परिणाम क्या होगा, ये नियति ने तय कर रखा है, निश्चित तौर पे पता है कि क्या होने वाला, ये डेस्टिनी ने फिक्स कर रखा है। आप यहाँ पे केवल और केवल अपना बेस्ट दे सकते हैं, आप बस सिर्फ बेस्ट दीजिए। आप अपनी एनर्जी का, आप अपने समय का 100% उपयोग कीजिए। इसके बाद जो भी परिणाम होगा वो स्वीकार्य है। क्योंकि अगर आप अपनी ऊर्जा का, अपने समय का 100% यूटिलाइज करते हैं डेली, तो आपको निराशा नहीं होगी। हो सकता है इस वैकेंसी में आप रह गए, तो तय बात है कि नेक्स्ट वैकेंसी आगे आने वाली है, फिक्स है। स्कूल लेक्चरर की, अध्यापक की, वरिष्ठ अध्यापक की बड़ी भर्तियां आगे आएगी, आप उस वैकेंसीज में हो जाओगे। बस आप अपनी गति बना के रखना, पेपर देने के बाद में भी लगे रहना। जब तक स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक आप लगे रहना, मैं सिर्फ यही कहूंगा। चाहे स्कोर आपके 70% बने, चाहे आपका 80 बने, चाहे 50% बने, सिलेक्शन वही बच्चे लेते हैं जो एक परीक्षा को टारगेट करके उसके पीछे पागलों की तरह लग जाते हैं। एक बार फेल होते हैं, परीक्षा होते ही दूसरे दिन वापस लग जाते हैं। वो बच्चा दूसरे अटेम्प्ट में 101% सिलेक्शन हो जाता है, अगर वो डेडिकेटेड होकर काम करता है, अपनी गलतियों को ठीक करते हुए काम करता है। इसलिए हमें इन सीट वगैरह पे निरर्थक मत सोचना। अगर ये चीजें सोचोगे तो निश्चित तौर पे आप भटक जाओगे। इसलिए मैं कह रहा था कि इस मार्केटिंग वगैरह से इस समय दूर रहना, क्योंकि लोग भटकाने वालों की संख्या इस समय 100 में से 90 से अधिक परसेंट ऐसे लोग हैं। हालांकि मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, जो चीजें मेरे सामने आती है मैं समझ जाता हूँ कि भटकाने वालों की संख्या बहुत अधिक है। और बच्चे हैं आप लोग, और मैं कई बार कहता हूं कि बेरोजगार और बीमार व्यक्ति किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, तो आप भटक भी जाते हो। इसलिए कोशिश करना कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहो। और इस समय फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आए, मैंने कई साथियों से बात करी, इंटरव्यू भी लिए, जो मैं अभी यूट्यूब पे डाल भी रहा हूँ 2-2 3-3 दिन में एक। सबने यही कहा, सर हम सोशल मीडिया से दूर थे, हमारे बहुत लिमिटेड चैनल सब्सक्राइब थे जो हमें पॉजिटिविटी देते थे, हम फालतू उस बहस का कभी हिस्सा नहीं बने। तो आप भी कोशिश करना कि इस सीट वगैरह के इस झंझट में न पड़ो, अन्यथा क्या होगा कि ये चीज़ें जो है वो आपको ले डूबेगी। इन सब से बच के रहना। रिवीजन की बात कर ली, पीवाईक्यूज कर ली, अब टेस्ट सीरीज वगैरह आप दे रहे हो तो देते रहिए। कोशिश करना जो लास्ट महीना होगा मई का, जिस मई के महीने में आप, मुझे लगता है, टेस्ट सीरीज वगैरह से दूर हो जाना। लास्ट महीना सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करना, किसी भी जगह पे मत जाओ। लास्ट महीना केवल और केवल सेल्फ स्टडी, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कोई दूसरा नहीं, घर पे बैठ के पूरा दिन पढ़ाई करिए। आप 100% अपनी एनर्जी और टाइम को यूटिलाइज कीजिए, आपको खुशी होगी अंदर से, और निश्चित तौर पे पॉजिटिव परिणाम भी मिलेगा। इस समय आप जिस जगह पे रह के पढ़ रहे हैं वो आप उसी जगह पे रहिए,
इस समय आप स्थान परिवर्तन भी ना करें, क्योंकि आप कई बार क्या करते हैं, एग्जाम नजदीक आता हम अपनी स्थान चेंज कर लेते हैं। हम जैसे कोई बाड़मेर पढ़ रहा है, वो के लास्ट महीने में जयपुर चला जाता हूँ, वो फिर क्या होता है कि 5-7 दिन का समय खराब हो जाता है। तो ऐसे लास्ट टाइम में चेंज नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस आते हैं तो अलग बात है। बाकी कोशिश ये करिए कि जहाँ बैठे हो परीक्षा तक अब वहीं बैठे रहें। किसी भी प्रकार के अभी ये कोई फैमिली प्रोग्राम है, कोई वैवाहिक प्रोग्राम है, कोई ऐसे चीज़ें हैं, इनसे बचना। अब इस समय लास्ट 2 महीने अपना पूरा टाइम जो है वो आप इसको पढ़ाई को देना। तभी चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। बस सिर्फ़ इतना सोचते रहिए कि हमें हमारा बेस्ट देना है। अब मैं बात करता हूँ कि किस तरह से हम है वो दोनों पेपर्स को देखें। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पेपर की। अब पहले तो हमने बता दी सामान्य बातें जो हमें ध्यान रखनी है। देखो, इस बार फर्स्ट पेपर में पहली बात तो ये कि हम सबका टारगेट यही होना चाहिए कि हम 40% का क्राइटेरिया पार करें। अगर ये नहीं करोगे तो आपका पेपर भी चेक नहीं होगा। ठीक है, कुछ कैटेगरीज को उस अनुसार छूट है, आप सभी 40% मान के चलिए। तो 40% के क्राइटेरिया का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि फर्स्ट पेपर में आपके जो भी मजबूत पोर्शन है, क्योंकि चाहे ह्यूमैनिटी का भी स्टूडेंट हो ना, तब भी आप ये देख सकते हो कि 80% सबका ही अच्छा है। अब ह्यूमैनिटी के जैसे स्टूडेंट है तो 60 सवालों पे उसकी भी होती है, का रेंज होती है। 60 सवाल में 60 की रेंज होती है, 15 सवाल उसकी रेंज से बाहर हो सकते हैं। जैसे 10 गणित के हैं, 5 अंग्रेजी और 5 इंग्लिश के हो गए और 5 विज्ञान के हो गए। तो टोटल 20 में से आप ये समझिए 400-500 उसके दायरे में होते हैं, बाकी 15 दायरे से बाहर मान सकते हैं, 60 उसके दायरे में होते हैं। तो जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस के स्टूडेंट के दायरे में तो सारा ही होता है, बाहर कुछ होता भी नहीं है, अगर उसने थोड़ा बहुत ठीक-ठीक पढ़ रखा है तो। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि 80% से ऊपर का दायरा रहता है सबका ही। अगर आप 80% को बढ़िया पढ़ लेते हैं, तब भी उसमें से 40% ईज़िली आप कर लेते हैं। अगर आप सोचते हो कि नहीं, आप 100% करने की कोशिश करोगे, तो 100% वो बच्चा कर सकता है जो मैथमेटिक्स से हिस्ट्री में जैसे आ गया है। तो उसका मैथ भी अच्छा है, उसका साइंस भी अच्छा है, उसकी भाषा भी अच्छी है, उसका ह्यूमैनिटी भी ठीक है, वो कर सकता है। बाकी जैसे जिसका मैथ कमज़ोर वगैरह है, तो डेफ़िनेटली वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 महीने में ना तो गणित मज़बूत होती है, ना इंग्लिश मज़बूत हो सकती है। तो इस समय आपको क्या करना है, इस समय आपको जो 80% आपका जो मज़बूत भाग है, उस मज़बूत भाग को एक बार वापस से अच्छे से पढ़ लेना है, कहीं पे भी उसको छोड़ना नहीं है। धुंधला नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ लो बढ़िया से, ज्योग्राफी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, करंट अफेयर्स लास्ट एक डेढ़ महीने का देख लो, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट अच्छे से देख लो। जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में भी जो आपको रिपोर्टेड स्पीच या टेंसेस वगैरह है, एक्टिव पैसिव वॉइस, वो देख लो। अब आप उसको वोकैब भले छोड़ दो, क्योंकि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह इतने ईज़िली होने नहीं है। तो अब जैसे आर्टिकल है कोर्स में, तो आर्टिकल थोड़े पढ़ लो, ए एंड देम, ऐसे कोई आंसर निकल जाता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के कुछ फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें से एक आधा सही हो जाता है। विज्ञान के कुछ टॉपिक हैं, पर्यावरण वगैरह के 3-4 टॉपिक पढ़े जाएँ तो 2-3 सवाल वहाँ से भी निकल सकते हैं। तो जो बिल्कुल नहीं आ रहा, वो अब छोड़ने के अलावा आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। अब आप ये मुझे मत कहना कि सर आपने मुझे छोड़ने के लिए कहा। मैं तो कहता हूँ सारा ही पढ़ लो। लेकिन अपनी औकात इतनी है कि भई अपना गणित नहीं है, जैसे मैं मेरी बात करूँ, मुझे पता है मुझे मैथ नहीं आती। तो अब मैं, भले मुझे कोई टीचर कहे, भले मत कहे, मुझे वो छोड़ना ही, क्योंकि मैं अगर 2 महीने में चाहकर भी उस गणित को अच्छा नहीं कर सकता। मेरी गणित अच्छी थी, लेकिन नहीं पढ़ी, बहुत लंबा समय हो गया, अब 1-2 महीने में नहीं हो सकती। अब मुझे पता है कि मेरा गणित ठीक नहीं है, तो मैं बाकी चीज़ों उसको छोड़ के बाकी पे टाइम दूँगा, तो निश्चित तौर पे 2 सवाल एक्स्ट्रा निकाल लूँगा, तो मेरा मैनेज हो जाएगा। तो अगर आप 80% पर भी अच्छे से काम करते हैं, 80% मतलब 60 सवाल, 60 सवाल पे अच्छे से काम करते हैं ना, तब भी मैं मान के चलता हूँ कि आप 35-36 सवाल वैसे ही कर लोगे। फिर मान लो आपने 60 सवाल जैसे-तैसे अटेंड कर लिए, 55-60 पे पहुँच गए आप, बढ़िया। आपने वहाँ तक दावेदारी कर ली। 55 पर पहुँचते हैं, मान लो 15 भी गलत होते हैं, तब भी आपके 35 प्रश्न बच जाते हैं, जो कि औसत है। 35% कम भी नहीं है ऐसे कठिन पेपर्स में। पिछली बार देखो ना, 35 वाले बच्चे सिलेक्शन का वाले खूब मिलेंगे आपको। इधर 35 हो जाते हैं, उधर अगर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 100-105 हो जाते हैं, तब भी सिलेक्शन हो जाता है। तो इसको लेके आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हाँ, जो पोर्शन थोड़ा मजबूत है आपका पहले से ही, तो उनके ऊपर एक बार फिर से बढ़िया से पढ़ लेना, ऐसे धुंधला नहीं रहे वो। ठीक है ना? और जो पोर्शन आपको लग रहा है, अब इस फेज़ में आने के बाद में, जब 2 महीने शेष बचे हैं,
कि ये चीज़ें नहीं होगी तो अब उसको कंप्लीट छोड़ दीजिए कि नहीं होगी बस। वैसे 20-30 की छूट भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। करने का समय चला गया अब। वो समय था साल भर पहले जब मैंने एक विज्ञापन के समय जब वीडियो बनाया था, उस समय आप कर सकते थे। अब जब 2 महीने बचे हैं तो अब आप जो नहीं आ रहा उस पे आप ज़्यादा माथा-फोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। जो आ रहा है उसी को आप कवर करिए और 30% 30-35% तो ऐसे रखिए जो आप सही करोगे ही करोगे। जैसे राजस्थान का भूगोल बच्चा आराम से उसके 10 में से 7-8 सवाल सही कर सकता है। मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो और साइकोलॉजी, उसमें बच्चा बढ़िया पढ़ के 12-13 सवाल कर सकता है। तो आप सोचो कि इन दोनों में ही 20 प्रश्न हो जाते हैं। फिर इतिहास में अगर ढंग से पढ़ा जाए तो 10-12 वहां से निकल सकते हैं। इन 3 से आप क्वालिफाई हो जाते हो। अब पीछे हिंदी का पोर्शन है, कुछ करंट का पोर्शन है, कुछ साइंस वगैरह, ऐसे करके 10-12 सवाल आप और भी निकाल सकते हो। तो थोड़ा-सा समझदार बनना है इस जगह पे। अगर एग्ज़ाम हॉल में थोड़ी-सी समझदारी दिखाओगे, अभी 2 महीने में थोड़ी समझदारी दिखाओगे, तो आप 35-40 तक कर लोगे। अगर आपकी महत्वाकांक्षाएँ उच्च हैं कि नहीं मैं तो पूरे करके आऊँगा ये वो, फिर तो भई मेरी ये बात आपके काम की नहीं क्योंकि आप ऐसे ही कर लोगे। तो इस पोर्शन में तो ये ध्यान रखना। हाँ, 2-2 पोर्शन साथ में लेके पढ़ना और जो अच्छे हैं, उनको वापस पढ़ लेना। इस कारण नहीं छोड़ना है कि मुझे ये आता है तो मैं ये वैसे कर लूँगा या कर लूँगी, नहीं। अभी उसको पढ़ने का टाइम आ गया है, तो एक ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को कोशिश करना कि 1-2 बार उसको बढ़िया रिवीजन कर लो। बाकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे इस समय उतना आपका स्कोर शीट अच्छा होगा निश्चित तौर पे। बस आप अपना बेस्ट दीजिए, जो भी आपके पास में कंटेंट है, उस पे भरोसा कीजिए और उसको कोशिश करना कि उसको आप ठीक तरीके से पढ़ लो। और लास्ट बात एक और, अब 2 महीने बचे हैं, तो एक बार जो मई का महीना है, इस महीने को रिज़र्व कर दो आप। किसके लिए? इस महीने को रिज़र्व करना है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इन दोनों पेपर का आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है इसकी तैयारी में, पिछले 5-6 महीने, साल भर में जो भी, उसको पूरा एक बार मई पूरे में वापस देख लेना है। आपको लगता है कि मैं 20 दिन में देख सकता हूँ, तो 10 मई से शुरू करके परीक्षा तक, परीक्षा से पहले कम से कम 20-25 दिन का जो स्लॉट है, उसमें एक बार पूरा वो देख लेना, इतना रिज़र्व कर लेना। अब बचा पीछे क्या 1 से डेढ़ महीना बचा अब, क्योंकि 1 महीना तो आपने रिज़र्व कर लिया पूरा फर्स्ट और सेकंड पेपर के रिवीजन के लिए। अब शेष बचा 1 महीना। इस 1 महीने में आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग से जैसे चल रहे हो, वैसे चलते रहिए। जो कुछ छूटा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करिए, बाकी अपनी जो रणनीति है उसके अनुसार चलते रहिए। सब बढ़िया होगा और अपना बेस्ट दीजिए। मैं वापस यही कहता हूँ कि अपना 100% दीजिए। अपने 100% का मतलब ये है कि लास्ट रात तक आते-आते एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं कि अब मेरे में कुछ भी नहीं एनर्जी बची है, उस समय सो जाइए। इतनी हद तक जाके अगर आप 2 महीने मेहनत करोगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ और फिर आप परीक्षा हॉल में जाके थोड़ी समझदारियाँ दिखाओगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसी भर्ती में एक सीट मुकम्मल हो जाएगी। अब परीक्षा में समझदारियों पे भी हम बात करेंगे, परीक्षा के जब पेपर नज़दीक आएँगे उस समय हम बात करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद सिद्ध होगा और मैं दुआ करूँगा ईश्वर से कि आपको ताकत दे कि आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करें। इस सब्जेक्ट में जो भी नोट्स वगैरह है आपके पास उसका रिवीजन करें। किताबों से पढ़े हैं तो अब किताबों का रिवीजन करना, क्योंकि अब वो तो आपका निर्णय था पढ़ने का कि किस तरह से आप रिवीजन कर पाते हो, बट रिवीजन बहुत ज़रूरी है इस समय। बहुत-बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको एग्ज़ाम को लेके। अब वापस फर्स्ट ग्रेड पर हम सीधे एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जब परीक्षा होगी उससे पहले एक बार मिलेंगे कि किस तरह से हमें परीक्षा हॉल में काम करना है। तब तक मैं आपको टारगेट देके जा रहा हूँ कि सिलेबस को एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। धन्यवाद।